जब इंजीनियरिंग टीम ने इस टनल की खुदाई शुरू की, तो एक मौके पर पहाड़ के अंदर सदियों से बंद पानी अचानक जबरदस्त जेट प्रेशर के साथ फूट निकला और देखते ही देखते टनल के अंदर सैलाब जैसी हालत बन गई। स्विट्जरलैंड में मौजूद गॉटहार्ड बेस टनल को इंजीनियरिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। लगभग 57 किलोमीटर लंबी यह सुरंग न सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी टनल है, बल्कि लगभग 2.5 किलोमीटर की गहराई में बनाई गई दुनिया की सबसे गहरी टनल भी है। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि पूरा यूरोप इस टनल का इंतजार कर रहा था? इंजीनियरों ने पहाड़ के अंदर गिरने वाले पत्थरों, जबरदस्त पानी के दबाव और तेज रफ्तार ट्रेनों से पैदा होने वाली उस हवा का क्या हल निकाला जो शीशे तक तोड़ सकती थी। अगर यूरोप के नक्शे पर गौर किया जाए तो इसके बीचों बीच पहाड़ों की एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है, जिसने सदियों तक कारोबार और सफर दोनों को मुश्किल बनाकर रखा। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को एल्प्स कहा जाता है। बरसों तक लोग इन्हीं के ऊपर से लंबे, पेचीदा और घूमते हुए रास्तों पर सफर करते रहे, लेकिन कभी जबरदस्त बर्फबारी तो कभी एवलांच कुछ ही लम्हों में रास्ता बंद कर देती थी। वक्त के साथ इन पहाड़ों पर पुल भी बनाए गए और रेलवे ट्रैक भी बिछाए गए, लेकिन इतनी खड़ी चढ़ाई पर ट्रेन चलाना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगता था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मसला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। यूरोप की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंचाना जरूरी हो चुका था। नॉर्थ यूरोप की फैक्ट्रियां और साउथ यूरोप के समुद्री बंदरगाह एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन पुराने रास्ते अब इस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस मसले के सामने इंजीनियरों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो पहाड़ों के ऊपर और ज्यादा चौड़ी और पेचीदा सड़कें बनाई जाती, या फिर वो काम किया जाता जिसे सदियों से नामुमकिन समझा जा रहा था। आखिरकार फैसला हुआ कि पहाड़ के ऊपर से नहीं, बल्कि उसके ठीक बीच में से एक ऐसी टनल निकाली जाएगी जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग होगी। सुनने में यह प्लान जितना आसान लगता था, हकीकत में उतना ही खौफनाक साबित होने वाला था। जमीन की इतनी गहराई में, जहां पहाड़ का बेशुमार वजन सबसे मजबूत स्टील को भी कागज की तरह चीर सकता था, वहां काम करना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इंजीनियर जानते थे कि उनका मुकाबला सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं, बल्कि कुदरत की उन ताकतों से होने वाला है जिन्हें पहले कभी इस पैमाने पर चैलेंज नहीं किया गया था। टनल की तामीर में सबसे बड़ा खतरा बेहद ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि यह सुरंग लगभग 2500 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे बनाई जानी थी। इसका मतलब था कि लाखों करोड़ों टन वजनी पहाड़ हर पल टनल की दीवारों पर दबाव डालता रहेगा। इस दबाव को जांचने के लिए पहले एक छोटी ट्रायल सुरंग खोदी गई, लेकिन पहाड़ के जबरदस्त प्रेशर ने उसे दोबारा बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन असली मुश्किलें तो अभी बाकी थीं। इसके बाद सामने आया दूसरा बड़ा चैलेंज, यानी बर्दाश्त से बाहर गर्मी। जमीन हो या पहाड़, इतनी गहराई में टेम्परेचर आसानी से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी में कोई भी इंसान 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगातार काम नहीं कर सकता, और अगर कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो यही टनल वहां मौजूद वर्कर्स के लिए जिंदा कब्र बन सकती थी। प्रेशर और गर्मी के बाद सबसे खौफनाक खतरा पानी था। यह आम अंडरग्राउंड पानी नहीं था, बल्कि सदियों से पहाड़ के अंदर कैद ऐसा पानी था जिसका दबाव अगर अचानक आजाद हो जाता तो वह कंक्रीट की मजबूत दीवार को भी तोप के गोले की तरह चीर कर रख देता। यही वो वजहें थीं जिनकी बुनियाद पर दुनिया भर के कई मशहूर इंजीनियरों ने साफ कह दिया था कि यह टनल कभी नहीं बन सकता। उनके मुताबिक इतनी लंबी और इतनी गर्म सुरंग में मशीनें ही जवाब दे जाएंगी, तो इंसान वहां कैसे जिंदा रहकर काम करेंगे? इसके अलावा एक और बेहद नाजुक मसला भी मौजूद था। टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों सिरों से शुरू होनी थी और दोनों टीमों को 57 किलोमीटर के फासले के बाद ठीक बीच में जाकर एक दूसरे से मिलना था। अगर सीध में सिर्फ 1 मिलीमीटर की भी गलती हो जाती तो दोनों सुरंगें कभी आपस में नहीं मिलती और अरबों की मेहनत और करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाते। लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था,
बल्कि सर्वाइवल का सवाल बन चुका था। हर साल हजारों ट्रक एल्प्स से गुजरते, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था और पुराने रास्ते अपनी हद तक पहुंच चुके थे। अगर अब भी यह टनल नहीं बनता तो पूरे यूरोप का ट्रेड सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो सकता था। इसी वजह से स्विट्जरलैंड ने फैसला कर लिया कि कीमत चाहे जितनी भी चुकानी पड़े, दुनिया का यह सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा हर हाल में पूरा किया जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि टनल बनेगा या नहीं, असली सवाल यह था कि इन तमाम खतरनाक चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जाएगा। 27 सितंबर 1992 को इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई। यह कोई आम सुरंग नहीं थी, बल्कि इसका पैमाना इंसानी सोच से भी कहीं आगे था। गॉटहार्ड बेस टनल की कुल लंबाई 57 किलोमीटर रखी गई, यानी लगभग दिल्ली से गाजियाबाद या फिर लाहौर से कासुर जितना फासला, वो भी 2.5 किलोमीटर गहरे पहाड़ के अंदर। इंजीनियरिंग में लंबाई सिर्फ एक नंबर नहीं होती, बल्कि यही चीज मुश्किल की असली शिद्दत बताती है। उसूल बिल्कुल साफ था, टनल जितनी लंबी होगी, गलती का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। इंजीनियरों को पहाड़ के दोनों किनारों से एक साथ खुदाई शुरू करनी थी और दोनों सुरंगों को ठीक 57 किलोमीटर के बीच जाकर आपस में मिलाना था। अगर हिसाब किताब में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की भी गलती रह जाती तो दोनों रास्ते कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंचते। इस मसले को हल करने के लिए लेजर नेविगेशन और जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से बेहद बारीक कैलकुलेशन की गई ताकि दोनों तरफ खुदाई बिल्कुल सही जगह से शुरू की जा सके। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स तैयार की गई। इन मशीनों का कटर हेड इतना बड़ा था कि 2 मंजिला घर से भी ऊंचा दिखाई देता था। इनमें से एक टीबीएम, जिसका नाम सिसी रखा गया था, लगभग 450 मीटर लंबी थी, यानी करीब आधा किलोमीटर। लेकिन इतनी विशाल मशीनों के बावजूद यह रोज सिर्फ कुछ मीटर ही पहाड़ को काट पाती थी। यह सिर्फ मशीनों का इम्तिहान नहीं था, बल्कि इंजीनियरों के सब्र की ऐसी परीक्षा थी जो अगले 17 साल तक चलने वाली थी। इधर खुदाई आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ एक नई जंग भी चल रही थी, और वो थी बाहर निकलने वाले मलबे की। गॉटहार्ड बेस टनल की तामीर के दौरान पहाड़ के अंदर से लगभग 3 करोड़ टन पत्थर और मलबा निकाला गया। यह मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर इसे एक जगह जमा कर दिया जाता तो एक नया पहाड़ खड़ा हो सकता था। सैकड़ों ट्रक दिन रात सिर्फ यही मलबा बाहर ले जाने में लगे रहते थे। हर रोज हजारों वर्कर्स जमीन की गहराई में उतरते, जहां न दिन का एहसास होता था न रात का, न मोबाइल सिग्नल था और न ही ताजी हवा। वहां सिर्फ भारी मशीनों की आवाजें, गीली मिट्टी की महक और एक ऐसी अंडरग्राउंड दुनिया थी जहां एक वक्त में लगभग 2600 वर्कर्स रहते भी थे और काम भी करते थे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद इंजीनियरों को एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन टनल की लंबाई नहीं, बल्कि कुछ और है। जैसे जैसे खुदाई पहाड़ की ओर गहराई में पहुंची, उनका सामना ऐसे खतरे से हुआ जिसका अंदाजा तो था, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी नहीं थी। जमीन से लगभग 2 किलोमीटर नीचे पहाड़ के अंदर मौजूद चट्टानें अपनी जबरदस्त गर्मी बाहर निकालती हैं। जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ती गईं, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता गया। पहले 30, फिर 40 और आखिर में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब यह जगह किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा एक बड़े तंदूर जैसी महसूस होने लगी। गॉटहार्ड बेस टनल की तामीर के शुरुआती दिनों में हालात कुछ ऐसे थे कि जैसे ही वर्कर्स जमीन की गहराई में उतरते, कुछ ही मिनटों में पसीने से पूरी तरह भीग जाते। मशीनें चलाने वाले ऑपरेटर्स को सिर्फ 2 से 3 घंटे की शिफ्ट दी जाती थी, क्योंकि इससे ज्यादा देर वहां रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता था। इस मसले का हल निकालने के लिए इंजीनियरों ने पूरी टनल में खास कूलिंग पाइप्स बिछाई, जिनके अंदर बाहर से लगातार ठंडा पानी दौड़ाया जाता था। इस तरह पहली बार दुनिया में किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर पहले वर्कर्स के लिए मुनासिब माहौल तैयार किया गया और उसके बाद असली तामीर का काम आगे बढ़ाया गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें एहसास हो गया कि गर्मी तो सिर्फ पहली आजमाइश थी। असली खतरा तो पहाड़ का बेशुमार दबाव था, जो हर कदम पर उनका इम्तिहान ले रहा था। चट्टानों में दरारें पड़ना, बिना किसी वार्निंग के बड़े बड़े पत्थरों का अचानक गिर जाना, यह सब रोज का मामूल बनता जा रहा था।
इस हालात से निपटने के लिए जहां भी कमजोर हिस्सा दिखाई देता, वहां फौरन कंक्रीट का खास मिक्सचर स्प्रे कर दिया जाता। कई जगहों पर पहले से तैयार प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब लगाए गए, जबकि कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल ढांचा बनाने के लिए स्टील की मजबूत रिंग्स इस्तेमाल की गईं। इस तरीके से कमजोर चट्टानों को सहारा मिल गया और उनके गिरने का खतरा काफी हद तक कम हो गया। लेकिन अभी एक और खतरा बाकी था, और इस बार दुश्मन पत्थर नहीं बल्कि पानी था। खुदाई के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जब पहाड़ के अंदर से अचानक पानी का जबरदस्त रेला निकल आया। दरअसल पहाड़ के अंदर हर जगह एक जैसी चट्टानें मौजूद नहीं होती। कहीं पत्थर बेहद सख्त होते हैं तो कहीं काफी नरम। जिस तरह जमीन के नीचे पानी के जखीरे होते हैं, उसी तरह पहाड़ों की दरारों में भी बरसों से पानी जमा रहता है। क्योंकि यह पानी हजारों टन वजनी पहाड़ के नीचे दबा होता है, इसलिए इसका प्रेशर लगभग 2900 psi तक पहुंच सकता है। यानी इतना दबाव जैसे सिर्फ 1 इंच की जगह पर पूरी एक गाड़ी का वजन रख दिया जाए। इस मुश्किल से निपटने के लिए इंजीनियरों ने एक अलग तरीका अपनाया। असली खुदाई शुरू करने से पहले छोटे छोटे छेद किए गए, जिनमें बारीक पाइप्स डालकर उनके जरिए फ्रीजिंग लिक्विड गुजारा गया। यह अमल कई हफ्तों तक लगातार चलता रहा, यहां तक कि चट्टानों के अंदर मौजूद पानी पूरी तरह जमकर ठोस शक्ल में बदल गया। अब जब टीबीएम इस हिस्से से गुजरती तो जमा हुआ पानी आम पत्थर की तरह अपनी जगह मजबूती से टिका रहता। इस हिस्से की खुदाई पूरी होने के बाद वहां कंक्रीट लाइनिंग लगा दी जाती और फिर फ्रीजिंग सिस्टम बंद कर दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजीनियरों ने एक और अहम इंतजाम भी किया। उन्होंने टनल की कंक्रीट लाइनिंग और पहाड़ के बीच खास कलेक्शन पॉइंट्स छोड़े, ताकि बाद में अगर पानी निकले भी तो वह दीवारों पर दबाव डालने के बजाय उन्हीं रास्तों से बहता हुआ आसानी से टनल से बाहर निकल जाए। इन तमाम रुकावटों पर काबू पाने के बाद अब सिर्फ एक लम्हे का इंतजार था। वह लम्हा जब दोनों तरफ से खोदी जा रही सुरंगें आखिरकार आपस में मिलने वाली थीं। 15 अक्टूबर 2010 को पूरी दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड पर टिकी हुई थीं। जमीन से लगभग 2500 मीटर नीचे पहाड़ के ठीक दिल में दोनों तरफ से आने वाली टीमों के बीच अब सिर्फ एक पतली सी दीवार बाकी रह गई थी। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या 17 साल की लगातार मेहनत कामयाब होगी, या अरबों डॉलर की लागत से बनने वाली यह 57 किलोमीटर लंबी सुरंग हमेशा के लिए एक नाकाम ख्वाब बन जाएगी। फिर अचानक सीसी मशीन का घूमता हुआ कट्टर हेड आखिरी दीवार को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। यह लम्हा सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की इंजीनियरिंग तारीख का एक यादगार लम्हा बन गया। जब सारी पैमाइश दोबारा चेक की गई तो पता चला कि दोनों सुरंगों के बीच सिर्फ आधे इंच का फर्क था। यह ऐसी हैरतांगेज एक्यूरेसी थी जैसे कोई शख्स 50 किलोमीटर दूर खड़ा होकर सुई में धागा डाल दे। अब तक शायद आपको भी यही लग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े दुश्मन पत्थर और पानी थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। असली खतरा टनल के अंदर मौजूद हवा थी। तामीर पूरी होने के बाद जब तेज रफ्तार ट्रेन पूरी स्पीड से गॉथार्ड बेस टनल के अंदर दाखिल होती तो उसके आगे मौजूद हवा के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। नतीजे में एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा होती जो ट्रेन की खिड़कियों को धमाके के साथ तोड़ सकती थी। खुशकिस्मती से इंजीनियरों ने इस खतरे का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। इसी वजह से यहां एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग टनल बनाए गए। हर कुछ मीटर के फासले पर दोनों सुरंगों के बीच कनेक्शन रास्ते भी बनाए गए, जबकि अलग अलग जगहों पर वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी तैयार किए गए ताकि ट्रेन के गुजरने से पैदा होने वाली शॉक वेव आसानी से बाहर निकल सके। अगर इस छिपे हुए खतरे के बारे में पहले से नहीं सोचा जाता तो 17 साल की मेहनत और अरबों डॉलर पल भर में बर्बाद हो सकते थे। गॉथार्ड बेस टनल का आइडिया पहली बार 1940 में पेश किया गया था, लेकिन बेहद पेचीदा इंजीनियरिंग चैलेंजेस की वजह से इस पर अमली काम 1993 में शुरू हो सका। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 17 साल लगे,
लगभग 2600 वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की और इस पर कुल 12.5 अरब डॉलर खर्च हुए। इस टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ की ऊंचाई लगभग 3 बुर्ज खलीफा जितनी बनती है। दोनों तरफ से होने वाली खुदाई को बिल्कुल एक सीध में रखने के लिए जीपीएस, जायरोस्कोप्स और लेजर नेविगेशन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। टनल की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इसकी पैमाइश करते वक्त अर्थ कर्वेचर को भी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ा। खुदाई के दौरान निकला हुआ मलबा अगर तरतीब से इस्तेमाल किया जाता तो उससे 5 ग्रेट पिरामिड्स जितने ढांचे तैयार किए जा सकते थे, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इस मलबे को फेंकने के बजाय लेक लुसरन में छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लगभग 450 मीटर लंबी सीसीटीबीएम ने अकेले इतनी बिजली इस्तेमाल की जितनी लगभग 20,000 घरों की जरूरत पूरी कर सकती है। वीडियो खत्म करने से पहले उन 9 बहादुर वर्कर्स को खिराज अकीदत पेश करना जरूरी है जो अलग अलग हादसों के दौरान इसी पहाड़ के अंदर हमेशा के लिए रह गए। उनकी याद में टनल के एंट्रेंस पर एक मेमोरियल भी बनाया गया ताकि आने वाली नस्लें कभी न भूलें कि इस अजीम इंजीनियरिंग शाहकार की असली कीमत क्या चुकाई गई थी।